एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों के लिए छायावाद की जो विशेषताएं थी जिसकी चर्चा हमने कामायनी के संदर्भ में की थी, उसकी कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को एक बार पुनः याद करने की कोशिश करते हैं। छायावाद की जो विशेषताएं देखी गई थी उसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता है स्वाधीन चेतना। यह स्वाधीन चेतना छायावादी कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। और जिस कविता का अध्ययन किया जाना है, यानी कामायनी के जिन कुछ सर्गों का अध्ययन किया जाना है, उसमें भी ये बिंदु हमें समझने में काफ़ी मदद मिलती है कि छायावादी कवि स्वाधीनता के भाव को या स्वाधीन चेतना को अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। 1918 से 1936 के बीच जो कविता लिखी गई थी, उस कविता में स्वाधीनता का भाव आना स्वाभाविक था। लेकिन यदि हम ध्यान रखें तो यह स्वाधीनता केवल अपने देश की स्वाधीनता नहीं थी, बल्कि यह स्वाधीनता अनेक आयामों में प्रतिफलित होती है और द्विवेदी युग के अनुशासन प्रियता के बंधन को वह मुक्त करने की दृष्टि से देखती है। स्वाधीनता के कई मायने होते हैं। विशेषकर छायावादी कवियों में यदि हम देखें तो स्वाधीन चेतना का एक अर्थ राजनीतिक चेतना से समाहित है। राजनीतिक चेतना का तात्पर्य है विदेशी पराधीनता से मुक्ति, यानी छायावादी कवि ये चाहता है कि अंग्रेजों के द्वारा शासित भारत मुक्त होकर स्वाधीन हो जाए। इसलिए राजनीतिक स्वाधीनता इस अर्थ में है जिसमें कवि देश को स्वतंत्र करना चाह रहा है। दूसरे अर्थ में स्वाधीन चेतना का तात्पर्य सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति है, वह सामाजिक स्वाधीनता है। यानी कवि जिस समाज में रहता है 1918 से 1936 के बीच, उसमें भारतीय समाज में अनेक रूढ़ियाँ थी, अनेक प्रकार के बंधन थे। उन सभी रूढ़ियों और बंधन से छायावादी कवि मुक्त होना चाहता है। इसलिए स्वाधीनता का दूसरा आयाम सामाजिक स्वाधीनता है, जिसके अंतर्गत वो सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है। एक अन्य आयाम में हम देख सकते हैं कि स्वाधीन चेतना का तात्पर्य सांस्कृतिक स्वाधीनता भी है। यह सांस्कृतिक स्वाधीनता कई बिंदुओं पर देखी जा सकती। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो नारी के प्रति जो उदार दृष्टि है या नारी के प्रति एक नई दृष्टि है, वो छायावादी कविता में देखी जाती है। छायावाद की नारी स्वाधीन चेतना के प्रतिबिंब के रूप में देखी जा सकती है, चाहे वो श्रद्धा का रूप हो या किसी अन्य कवि के द्वारा कल्पित रूप हो। श्रद्धा भी उन्मुक्त भाव से विचरण करती है, जैसा कि चिंता सर्ग और उसके बाद श्रद्धा सर्ग के अध्ययन के क्रम में ये देखा जाएगा कि श्रद्धा जो है उन्मुक्त विचार से विचरण कर रही है और वो निराश मनु को देखकर प्रश्न करती है, यह नारी स्वाधीन है और उन्मुक्त है और नियति और प्रकृति का साक्षात्कार करती है, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के। इस रूप में नारी एक स्वाधीन रूप में परिकल्पित है, जो जयशंकर प्रसाद करते हैं। इस प्रकार छायावादी कवि नारी को नए रूप में प्रस्तुत करता है। अन्य कवियों में भी देखें तो पंत के यहाँ नारी मित्र के रूप में, जब वो कहते हैं बालिका मेरी मनोरम मित्र है। एक अन्य रूप में यदि हम देखें तो नारी का एक नया रूप आता है पुत्री के ऊपर लिखी गई कविता के रूप में। यानी निराला अपनी पुत्री की मृत्यु पर सरोज स्मृति नामक कविता लिखते हैं, जो हिंदी की प्रथम शोक गीतिका कही जाती है। तो इस प्रकार नारी के नए रूप भी छायावादी कविता की विशेषता है। और इसे अन्य रूप में यदि हम देखें तो स्वाधीन चेतना का एक अन्य रूप आता है, वह है धार्मिक स्वाधीनता के रूप में। धार्मिक स्वाधीनता का तात्पर्य है कि जिन रूढ़ियों में अब तक हमने धार्मिक प्रतीकों या धर्म को बांध रखा था, उससे एक मुक्ति का भाव छायावादी कवि देखता है। और इसी कारण को यदि हम देखें तो राम की शक्ति पूजा में जो राम की परिकल्पना है वो नए रूप में है, आधुनिक रूप में है। इस प्रकार राम शक्ति की मौलिक कल्पना करते हैं। इस प्रकार राम के जो पारंपरिक पौराणिक रूप था, जो देवत्व का रूप था, वो एक संघर्षशील आधुनिक मानव के रूप में हो सकता है। तो इस प्रकार धार्मिक रूढ़ियों से मुक्ति या धार्मिक जो बंधन थे, जो धार्मिक बने बनाए ढांचे थे, उनके बीच भी स्वतंत्रता की कामना छायावादी कवि करता है। एक अन्य रूप में देखें तो स्वाधीन चेतना आर्थिक स्वाधीन चेतना की बात करता है। आर्थिक स्वाधीन चेतना के बारे में बात करने का तात्पर्य है कि वो भेदभाव से मुक्ति चाहता है। इसीलिए छायावादी कवियों में
मानवीयता की भावना दिखती है, जिसमें वह जन जन के बीच के प्रेम के भाव को या जन जन के भाव भेदभाव को कम करने की बात करता है। इस प्रकार छायावादी कविता की जो स्वाधीन चेतना है वो कई रूपों में देखी जा सकती है। विशेषकर जब कामायनी का अध्ययन किया जाएगा तो हम देखेंगे जो श्रद्धा का चरित्र है वो विराट है। वहाँ एक स्वाधीन चेतना है, स्वतंत्र नारी के रूप में विचरण करती है। दूसरे अर्थ में देखें तो श्रद्धा का जो सौंदर्य है वो भी एक स्वाधीन सौंदर्य है, यानी स्वतंत्र है, बेरोक टोक है, जिसमें उसकी जो तुलना की जा रही है वो पूरे विराट उसके सौंदर्य से की जा रही है, जिसमें मेघ है, आसमान और इन नीले मेघ से नीले वस्त्रों की जो तुलना जो की जा रही है वो पूरे नीले ब्रह्मांड व्यापी सौंदर्य से की जा रही है। यानी श्रद्धा किसी एक वस्तु के सौंदर्य से तुलना करने योग्य नहीं है, बल्कि श्रद्धा का जो सौंदर्य है वो विराट प्रकृति का सौंदर्य का हिस्सा है। तो इसलिए सौंदर्य की स्वाधीन चेतना यहाँ पर दिखाई देती है। तो नारी की स्वाधीन चेतना श्रद्धा में है, सौंदर्य की सौंदर्य चेतना श्रद्धा में है। इस तरह से हम कामायनी के संदर्भ में भी इस विशेषता को हम देख सकते हैं। एक अन्य रूप में यदि हम देखें तो प्रकृति का भी विराट चित्रण छायावादी कविता में मिलता है, और विशेषकर जब कामायनी का अध्ययन हम करते हैं तो वहाँ भी प्रकृति विराट रूप में थी। कामायनी के आरंभिक सर्ग की शुरुआत ही चिंता सर्ग की प्रकृति के विराट साक्षात्कार से होती है, जिसमें कवि कहता है, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला के शीतल छांव, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा है प्रलय प्रवाह। यानी हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर और प्रलय प्रवाह देखता हुआ व्यक्ति, यानी प्रकृति अपने विराट रूप में सामने है। ये कामायनी के शुरुआती छंद है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति कामायनी में यत्र तत्र अनेक स्थानों पर बिखरी पड़ी है, और प्रकृति वहाँ पर विराट है, स्वतंत्र है, आकर्षक है, सुंदर है, सूक्ष्म है और मानवीय है। प्रकृति का मानवीय रूप इस प्रकार हम देखते हैं छायावादी कवियों में। और वही जयशंकर प्रसाद भी लिखते हैं कि प्रकृति स्वतंत्रता के भाव देती है, और प्रकृति से ही छायावादी कवि स्वतंत्रता की प्रेरणा पाता है। वो अपने अहंकार का दलन करता है। प्रकृति अहंकार नहीं पालती, मनुष्य अहंकार पालता है। इस प्रकार अहंकार से मुक्ति का भाव, प्रकृति से कुछ सीखने का भाव, प्रकृति से स्वतंत्रता को जानने का भाव, ये छायावादी कविता की विशेषता है, और यही उसे अंदर जिज्ञासा पैदा करता है। इसलिए जो छायावाद में रहस्यवाद आता है वो भी प्रकृति के प्रति सहज जिज्ञासा से आता है, और इसी तरह से वो प्रश्न पूछना, तर्क करना, ये सब भी छायावाद में आता है, जो उसके स्वतंत्र चिंतन या विचार को प्रकट करता है। तो इस प्रकार छायावाद के कई रूप हम देख सकते हैं। उसके अतिरिक्त प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण किया गया है उसमें अनेक प्रकार के ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। उनमें ध्वन्यात्मकता है, चित्रात्मकता है, रंगबोध है और लय है। अगर हम कामायनी के संदर्भ में हम देखें तो कामायनी में अनेक प्रकार के रंग हैं, नीले रंग की, लाल रंग की, अनेक तरह के बिंबों का संश्लिष्ट चित्र छायावाद कविता में। विशेषकर जब श्रद्धा का चरित्र चित्रण किया जा रहा है, श्रद्धा का छवि चित्रण किया जाता है, तो उस समय प्रसाद नीले रंग का या लाल रंग का, जो दोनों प्रतीक के रूप में, यानी नीले रंग में विराटता का भाव है और लाल रंग में प्रेम का भाव है, इन दोनों रंगों का विशेष प्रयोग पर सतर्क दृष्टि से प्रसाद करते हैं। उसी प्रकार कामायनी में एक सौंदर्य की लय है, कामायनी में लय अर्थ की लय है, और छायावादी कवि लय पर बात करता है। इसी प्रकार चित्रात्मकता यदि हम देखें तो जो मनु का चित्र है या श्रद्धा का चित्र है या ईड़ा का चित्र है, इनके चित्र सजीव लगते हैं। वो प्रतीक होते हुए भी एक सजीव मानवीय चित्र लगते हैं। और ध्वन्यात्मकता, अगर ध्वन्यात्मक थे तो छायावादी कवि विशेष ध्वनियों को, रूप, रंग, गंध, इन सभी को अपनी कविता में प्रस्तुत करता है। इसलिए छायावादी कवि भाव प्रवण कविता बन जाती है। उसमें कल्पना की अतिशयता है, लेकिन कल्पना की अतिशयता वायवीय केवल उपमान नहीं रचती, बल्कि वह यथार्थ से उपजा हुआ है। यानी वर्तमान की पीड़ा जो है, उस वर्तमान की पीड़ा को दूर करने के लिए कवि एक मनोहर लोक की कल्पना करता है। और इसीलिए यदि हम देखते हैं तो कामायनी में भी ये बात आती है
कि कवि जो प्रसाद देखते हैं कि जो अंधाधुंध जो यंत्रों का विकास हो रहा है, विज्ञान का विकास हो रहा है, वो कहीं हमारा विनाश ना कर दे। इसलिए वो एक समरसता का भाव रखते हैं। सुख दुख की दोनों एक स्थान पर हों, सुख और दुख दोनों बराबर हों जीवन में, और इस समरसता के भाव को देखते हुए वो कामायनी की रचना जब करते हैं तो उसमें कहते हैं कि उसमें श्रद्धा यानी हृदय के जो भाव हैं और जो बुद्धि जो यंत्र विज्ञान है, इन दोनों के बीच संतुलन होना चाहिए, तभी हमारा विश्व मानवीय हो पाएगा। इस प्रकार छायावादी कविता में जो मानवीयता है वो उसके मूल अंतर्धारा में व्याप्त होती है, जो कि वास्तव में स्वाधीन चेतना से आती है। यानी कवि यदि विचार यदि मन से स्वाधीन उन्मुक्त होगा तो वह मानवीय विश्व की परिकल्पना करता है। इसीलिए इसी से सारे बिंदु जुड़े हुए हैं छायावाद के, कि छायावादी कविता में स्वाधीन चेतना है, प्रकृति का चित्रण है, इसमें प्रकृति के प्रति जिज्ञासा है, इसलिए रहस्यवाद आता है, स्वतंत्रता की भावना है, इसलिए भाषा में नयापन आता है, भाषा बंधी बधाई ढांचे को तोड़ती है, वह छंदों के बंधन को नहीं मानती, यानी शास्त्रीय छंदों के नियमों को नहीं मानती, बल्कि छंदों में शब्दों की लय की जगह पर वह अर्थ लय की बात करती है। वह अपने भावों के व्यक्ति के लिए नए नए काल्पनिक रूपों को, प्रतीकों को और चित्रात्मकता को, बिंबों को प्रस्तुत करती है। इसलिए छायावाद में विशेषण विपर्य भी मिलता है। ये सारी विशेषताएं विशेषकर कामायनी में भी देखी जा सकती है। जब कामायनी की व्याख्या होगी तो इन बिंदुओं पर और ज़्यादा विस्तार से, व्यापक ढंग से विश्लेषित करके विचार किया जाएगा। तो इस प्रकार छायावाद संबंधी ये व्याख्यान आपको कामायनी के संदर्भ में अध्ययन करने में या कामायनी के विभिन्न बिंदुओं को विस्तृत रूप से अध्ययन करने में मददगार निश्चित रूप से सिद्ध होंगी।